आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो अकबर के शासन प्रबंध की है, जो कि द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर का टॉपिक है। अकबर के बारे में हम सभी जानते हैं कि अकबर मध्यकाल में एक महान शासक के नाम से जाना गया, क्योंकि अकबर ने मध्यकाल में बहुत से मध्यकाल के जो मुग़ल शासनकाल था, या हम कहें कि जो सल्तनत काल था, उसके बाद भी अकबर एक ऐसा शासक हुआ उस संपूर्ण युग में जिसने भारत की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आमूलचूल परिवर्तन किए थे। अकबर केवल अपनी उपलब्धियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अकबर अपनी विभिन्न नीतियों के लिए, जैसे उसकी धार्मिक नीति हुई, उसकी राजपूतों के प्रति नीति हुई, उसके द्वारा जो धर्म शुरू किया गया था दीन इलाही, अगर उसकी हम बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम उसके एक शासक के रूप में बात करें तो उसने कुशलता से एक शासक के रूप में अपना परिचय दिया था। वो एक कुशल प्रशासक था, उसने भारतीय नब्ज़ को समझा था, और शासक बनने के बाद वो जान गया था कि भारत में अगर उसे पॉपुलर होना है या भारत में उसे अपने साम्राज्य की स्थापना को स्थायी बनाए रखना है, तो उसे कुछ परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में और साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र में भी करने होंगे। तो हम देखते हैं कि एक कुशल प्रशासक के रूप में उसने अपनी छवि स्थापित करी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो एक कुशल चिकित्सक था, और जहाँ उसे महसूस हुआ कि राष्ट्र को आवश्यकता है, वहाँ उसने परिवर्तन किया। जब हम उसके शासन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका शासन बहुत सी इकाइयों में विभाजित था। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगरीय शासन, परगनों का शासन। तो आज हम केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। अकबर के लिए ऐसा माना जाता है कि अकबर ने जो शासन व्यवस्था लागू करी थी वो अपने पूर्वज, या हम कहें कि उससे पहले जिस शासक ने, शेरशाह सूरी ने भारत पे शासन किया था, उसकी शासन व्यवस्था से उसने, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से उसने काफ़ी कुछ चीज़ें उठाई थी, और फिर अपने काल में उसने एक नया प्रशासनिक प्रबंधन दिया। तो जब हम केंद्रीय शासन की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम सम्राट हुआ करता था, जो सबसे शक्तिशाली था। सिद्धांततः उसकी शक्ति जो थी वो असीमित थी, और वो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान था। राज्य की सारी शक्तियाँ उसमें निहित थी, उसके हाथों में केंद्रित थी, और वो एक निरंकुश शासक था। हालांकि अकबर कभी भी एक अत्याचारी निरंकुश शासक के जैसे उसने बिहेव नहीं किया, उसकी तरह उसने शासन नहीं किया। वो हमेशा से प्रजा के हित की बात करता था, और उसके लिए वो प्रयासरत भी रहा। उसने अपने दरबारियों से और मंत्रियों से हमेशा सलाह ली, और उनकी सलाह से ही वो आगे काम करता रहा। यानी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी वो उनकी सलाह से ही चलाता रहा। प्रजा के कल्याण के लिए उसने बहुत से कार्य किए। अपने झरोखा दर्शन के लिए वो बहुत ही प्रचलित रहा है, और सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो एक उदार तानाशाह की तरह उसने शासन किया। मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो किसी भी शासक को प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, और ये सहयोग वो अपने अधीन जो विभिन्न मंत्री होते हैं उनसे प्राप्त करता है। अकबर ने भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया था, और इसके 4 प्रमुख मंत्री थे जिनका हमें उल्लेख मिलता है, जो कि वकील, वज़ीर, दीवान, सदर और सदर उस सदर, मीर बख्शी आदि के नाम से जाने गए। इन प्रमुख मंत्रियों अथवा अधिकारियों के अतिरिक्त अकबर के अधीन और भी बहुत सारे अधिकारी थे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं
वकील या प्रधानमंत्री की। अकबर के प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था और वो केंद्रीय सरकार के समस्त जितने भी विभाग होते थे उन सब का एक प्रकार से अध्यक्ष होता था। उसका सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उसके ऊपर कंट्रोल होता था। वो अपने अधीन मंत्रियों को नियुक्त भी कर सकता था, उन्हें पदोच्चित करने का अधिकार भी उसके हाथों में था। और हम देखते हैं कि बैरम खां को जब हटाया गया उसके बाद धीरे धीरे वकीलों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था, मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पदोच्चित करने के अधिकार से। वित्त विभाग उसके हाथ से ले लिया गया था और वहाँ पर एक नए मंत्री की नियुक्ति कर दी गई थी जो दीवान के नाम से जाना गया। और शाहजहाँ के काल में एक दीवान जो था वो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने को मिलता है। फिर वज़ीर या दीवान। अकबर के समय में वित्त मंत्री को दीवान या वज़ीर कहा जाता था। मुज़फ़्फ़र खान, टोडरमल, शाह मंसूर, ये कुछ महत्वपूर्ण अकबर के वित्त मंत्री रहे जिन्होंने सुयोग्य प्रशासन के द्वारा अकबर को और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई। इनका मुख्य कर्तव्य होता था मालगुजारी बंदोबस्त के लिए नियमों का निर्धारण करना, अन्य प्रकार के जो कर थे उन्हें निश्चित करना, रुपये पैसे के लेन देन की देखरेख करना, सभी प्रमुख सरकारी जो लेन देन का हिसाब किताब था उसका परीक्षण करना बारीकी से। अपनी सहायता के लिए इन्होंने कुछ पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। इनमें एक था दीवान खालसा जो कि राज्य की भूमि की देखभाल करता था, दूसरा दीवान जागीर जो उपहार में जो जागीरें दी जाती थी उनकी देखभाल करता था, फिर साहिब तौही ये सेना का हिसाब किताब रखता था, दीवाने बयूतुत ये विभिन्न कारखानों का हिसाब किताब रखता था। तो हम देखते हैं कि शासन प्रबंध में वित्त विभाग जो था एक बहुत ही विशेष स्थिति में था और प्रमुख होने के कारण अकबर स्वयं इसके संगठन में भी दिलचस्पी रखता था। दूसरा अधिकारी मीर बख्शी के नाम से जाना गया। ये सैनिक विभाग का प्रधान हुआ करता था और इसके जो मुख्य कार्य थे उसमें ये सैनिकों की भर्ती करना, उनको अनुशासित रखना, उनका परीक्षण, उनके जो परीक्षण उन्हें दिए जाते थे उनका प्रबंध करना, घोड़ों का निरीक्षण करना, सैनिक अभियानों को आयोजित करना, फिर नामावलियों के अनुसार सम्राट के समक्ष उनको पेश करना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की व्यवस्था भी ये देखता था। और ये सम्राट का एक अत्यंत ही विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करता था। जैसा हम सब जानते हैं कि सेना राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और सेना का अधिकारी जो है वो शासक का विश्वास पात्र होना ही चाहिए। एक अन्य अधिकारी सद्र था जो कि धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। वो साम्राज्य के जितने भी सद्र होते थे उनका प्रधान होता था। धार्मिक मामलों में अकबर का प्रमुख सलाहकार भी वही था। दान पुण्य विभाग की देखभाल करता था। कभी कभी वो प्रमुख न्यायाधीश का कार्य भी करता था। लेकिन एक अन्य पद मजहर की घोषणा के बाद उसके पद का महत्व कुछ कम हो गया था। फिर हम देखेंगे मीर समा भी एक बहुत ही उच्च कोटि का अधिकारी था जो दीवान के अधीन कार्य करता था। उसका कार्य जो था वो शाही महल का प्रबंधन देखना था। हरम हुआ, रसोई, रक्षक, कारखाने इत्यादि इन सब पर वो ध्यान रखता था और यहाँ कोई भी परिस्थिति में परिवर्तन होता था तो ये उसके लिए जिम्मेदार होता था। काजी उल कज़ात सम्राट के बाद मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश, पहला न्यायाधीश सम्राट स्वयं था और फिर दूसरा न्यायाधीश काजी उल कज़ात था, यानी कि प्रमुख काजी था। इसका जो प्रधान कर्तव्य था वो न्याय की व्यवस्था करना और स्थानीय काजियों की नियुक्ति करना। फिर मुहत्सिब, ये जो अधिकारी था वो राज्य की जनता को नैतिक नियमों का पालन करने के लिए पालन वो ठीक ठाक से करें ये सुनिश्चित करता था। कभी कभी वो मापतौल के पैमानों में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी योगदान देता था। अकबर के समय में वह राज्य में धर्मनिरपेक्ष रूप से बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बना नहीं रहा, क्योंकि शासक ने ही नैतिक
नैतिकता का परिचय दिया था, तो जनता धीरे धीरे नैतिकता को ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगी थी। मीर आतिश यानी दरोगाए कारखाना तोपखाना, शाही तोपखाने का प्रधान होता था और ये ज़्यादातर तुर्की और ईरानियों को ही सौंपा गया था ये पर। फिर दरोगाए डाक, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। मीर मुंशी का कार्य बादशाह की आज्ञा और फरमानों को लिखना और उसका उचित प्रसारण करना होता था। तो ये केंद्रीय अधिकारी थे। अलग अलग विभाग और उनके अधिकारियों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम देखते हैं कि प्रांतीय शासन जो था उसमें अकबर ने संपूर्ण अपने प्रांतों को, राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था और इन सभी प्रांतों में एक से ही शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इनकी संख्या 1602 के आसपास में 15 की थी। इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, बरार, खानादेश और अहमदनगर, ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रांत रहे। इन प्रांतों को सूबे के नाम से भी जाना गया था। इनके अतिरिक्त यानी इन सूबों के अतिरिक्त बहुत सी रियासतें भी थी और उनकी प्रांतीय व्यवस्थाएं जो थी वो इस प्रकार से थी कि सिपह सलार जो हुआ करता था वो सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था और इसके अधीन एक सेना होती थी। ये सूबे में सम्राट का प्रतिनिधि होता था और उसके द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसका कार्य होता था शासन क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना, उपद्रवियों और विद्रोहियों को सजा देना, निष्पक्ष न्याय करना, सड़क, सराय, बाग, अस्पताल आदि का निर्माण करना। फिर दीवान, सूबे में भी एक दीवान हुआ करता था और ये महत्वपूर्ण पद था। ये इसकी नियुक्ति जो थी वो केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर होती थी और ये उसी के प्रति उत्तरदायी होता था। इसका वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था और इसका प्रमुख कार्य प्रांतीय स्तर पर मालगुजारी एकत्रित करना, आय व्यय का हिसाब रखना, प्रांतीय अधिकारियों को वेतन बांटना, दीवानी मुकदमों का फैसला भी करना, कृषि को प्रोत्साहन देना, सरकारी खजानों पर नियंत्रण रखना तथा प्रांत की स्थिति को केंद्र को उसकी रिपोर्ट भेजना। सदरकाजी प्रांतीय शासन के दो महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रांतीय सदर का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य हुआ करता था कि वो वजीफ़े और जागीर प्राप्त करने की जो अधिकारी हैं उन्हें ये अधिकार दिलाएं। काजी प्रांत के न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था और वो प्रांत के फौजदारी झगड़ों का भी निर्धारण किया करता था। एक अन्य पद जो था प्रांत में वो प्रांतीय बख्शी का था। मीर बख्शी की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती थी और ये सिपह सालार के अंतर्गत सेना की भर्ती करना, संगठन और कार्यकर्ता का नियंत्रण, ये सभी व्यवस्थाएं देखता था। एक अन्य अधिकारी था वाक्यान्वीस। इसका प्रमुख कार्य होता था कि जो प्रांतीय अधिकारी होते थे, कार्यालय होते थे, संवाद लेखक होते थे, उनकी गुप्तचरों को रिपोर्ट भेजना। गुप्तचरों से वो डेली रिपोर्ट लेता था और उसे वो शाही दरबार में रोज़ी भेजता था। फिर हम देखते हैं कोतवाल, जो कि सूबों की आंतरिक सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था, सफाई आदि का प्रबंधन करते थे और ये सूबों के थानों के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। मीर बहर नाव और पुलों की चुंगी, बंदरगाहों पर कर वसूल करने का कार्य किया करते थे। तो हमने अभी देखा, आज हमने डिस्कस किया केंद्रीय शासन व्यवस्था, उसके विभिन्न अधिकारी और प्रांतीय शासन व्यवस्था और उसके विभिन्न अधिकारी। हम इस टॉपिक को, चूँकि ये लेंदी है, इसे दो भागों में हमने विभाजित किया है। आज हमने पाठ प्रथम के अंतर्गत जो अभी मैंने आपको बताया ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगले पाठ में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।